25 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और साथ ही राम मंदिर से लेकर एयरपोर्ट, साकेत महाविद्यालय, हेलीपैड और पीएम मोदी के आने वाले रूट का निरीक्षण भी करेंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं और इस मौके पर राम मंदिर परिसर में 20 नवंबर से भव्य अनुष्ठान जारी है। वैदिक आचार्यों के जरिए अनुष्ठान किया जा रहा है। आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी के त्रेता युग की तरह ही सजाया गया है। साथ ही रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को रोशन किया गया है। तो कल पीएम के हाथों ध्वजारोहण होना है। उससे पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेंगे। 2024 में भगवान रामलला के रूप में उनकी 4 से 5 वर्ष की आयु की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो उसमें प्रथम तल पर अब राम परिवार है। उस दिन आरती होगी जब प्रधानमंत्री जी पताका को लहराएंगे। राम की नगरी में जिस मंगल बेला का इंतजार सैकड़ों सालों से था, अब वो घड़ी आ गई है। पच्चीस नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है जिसके शिखर पे 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज लहराएंगे। वो जो लाइट दिखाई दे रही है वहीं पे ध्वज लहराया जाएगा। जमीन से करीब 191 फीट ऊंचा ये ध्वज होगा। ये ध्वज खास होगा, 22 फीट ये लंबा होगा, 11 फीट चौड़ा होगा। ये इस तरह से बनाया जा रहा है कि इस पे मौसम का असर ना हो, पानी का असर ना हो। खास तरह से अहमदाबाद से ये ध्वज बनाया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसको ध्वज को लहराएंगे और साथ में जो परकोटा के 6 मंदिर हैं उसमें भी ध्वजारोहण होगा। तो अंदर आप जाएंगे तो एक तो मुख्य मंदिर है जिसका शिखर इस समय दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे गर्भगृह है जहां भगवान राम बाल रूप में विराजमान है। जो पहली मंजिल है वहां राम दरबार सजाया है जहां भगवान राम राजा रूप में हैं, उनके साथ माँ सीता हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो परकोटा है उसमें 6 मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है, भगवान गणेश है, भगवान हनुमान है, सूर्य देवता है, माँ भगवती हैं, माता अन्नपूर्णा है। इसके अलावा शेषावतार का भी मंदिर है। सप्त मंडप में 7 मंदिर हैं। ये गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के। पूरी अयोध्या सज कर तैयार है। बस इंतजार है 25 नवंबर को जब राम मंदिर में ध्वजा फहराई जाएगी, यानी इस बात का संकेत होगा कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाला ध्वज 22 मीटर लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग का रेशमी सिल्क से तैयार ये ध्वज त्रिकोण के आकार का है। इस पर हाथ की कढ़ाई की गई है। इसमें भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओंकार का चिन्ह बनाए गए हैं। ध्वज को अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने 25 दिन में तैयार किया है। ये बेहद शुभ संयोग है कि राम सीता विवाह महोत्सव के दिन ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा कुल
फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है। 500 सालों के इंतजार के बाद हर सनातनी का सपना साकार हो रहा है। जिस दृश्य को देखने के लिए कई पीढ़ियां गुजर गई, वो अब पूरा होने जा रहा है, वो अब दृश्यमान होने जा रहा है। राम की नगरी इस वक्त त्रेता युग वाली दिख रही है। हर तरफ मंगल उत्सव है। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से दिव्य अनुष्ठान जारी है। वैदिक आचार्य राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के द्वारा अनुष्ठान करा रहे हैं। आज अनुष्ठान का आखिरी दिन है। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के तीसरे दिन वैदिक आचार्यों ने गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन कराया। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश अथर्व शीर्ष की आहुतियां पूर्ण की गई। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या में करीब 3 घंटे रुकेंगे। पीएम दिल्ली से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचेंगे। साकेत कॉलेज से राम मंदिर के शंकराचार्य द्वार तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे और आखिर में मंदिर के शिखर पर रिमोट से ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर जाने वाला ये आदि शंकराचार्य द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जब अयोध्या आएंगे तो इसी रास्ते राम मंदिर को जाएंगे। अभी तक का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से आएंगे साकेत महाविद्यालय जो हमारे दाहिनी तरफ है और वहां से रोड शो करते हुए राम मंदिर जाएंगे। तो पूरे रास्ते इंतजाम किया जा रहा है, रास्ते को सजाया जा रहा है, सब बलियां लगाई गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में होंगे तो सड़कों पर बहुत भीड़ होगी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो पूरे रास्ते इस तरह से बल्ली लगा दी गई है और अयोध्या को सजाया जा रहा है। जो सड़कें हैं उसमें इस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं और ये जो द्वार है, पहले का जो द्वार था वो एक पुरानी तरह का द्वार था जो बंद रहता था, सिक्योरिटी रहती थी। अब इसको इस तरह से सुंदर एक द्वार बनाया गया है। और राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में इस वक्त बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है और जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार है। इसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसी तरह से जितने भी द्वार है, जितने भी रास्ते हैं राम मंदिर जाने को, उन सब को फूलों से सजा दिया गया है। ज़बरदस्त सजावट है पूरे अयोध्या में और अंदर राम मंदिर में तो ज़बरदस्त सजावट की गई है, रोशनी लगाई गई है। बस इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, साधु संत भी हैं। अब बस ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। भगवान रामलला की अयोध्यानाथ की सरकार की तरफ से ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को जय श्री राम। विषय यह है कि राम मंदिर के जो शिखर पर धर्म ध्वजा है वो केसरिया ध्वज है, केसरिया रंग का। केसरिया इस सूर्य का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। वही केसरिया ध्वज हमारे कुठारी बंधु कार सेवकों का एक सपना था कि हम भी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज करेंगे, मगर आज उनका सपना हमारे मोदी जी ने कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी आनंद की बात है, हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और हम सब बहुत ही पुलकित हो गए हैं उनके आने से। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आप आए हैं। मंदिर में दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। तो अभी आपने कहा राम दरबार भी गए कि गर्भगृह में? राम दरबार सब जगह गए, सब जगह। और बाकी जो मंदिर में अंदर सजावट हो रही है वो देखी होगी आपने? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से हैं। हम गुजरात नवसारी से आए हैं। यहाँ राम दरबार में कल हमारा दर्शन हुआ, आज फिर से सुबह में भी दर्शन किया और इतना बढ़िया दर्शन हुआ कि हमको पुलकित हो गए। और इतनी बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ कोई भी कभी मंदिर सभी मंदिर से डिफरेंट ही है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा बनाया है मंदिर। हम देख के खुश हो गए हैं। हमारा एक वोट का कीमत है ना, अभी पता चल रहा है। पता चल रहा है। एक वोट सही तरीके से वोट देंगे, देश कैसे बदलेगा और हमारा सोसाइटी कैसे बदलता है, इसमें पता चल रहा है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पूरी अयोध्या नगरी को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल को येलो जोन बना दिया गया है, जहां 450 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और साथ ही एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम है। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण महोत्सव के लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मंदिर, घाट, सड़क और प्रवेश द्वार पर जगमगाती रोशनी इस पावन शहर की रौनक बढ़ा रही है। पच्चीस नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया से बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, उनके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। कार्यक्रम में अयोध्या से करीब 7,000 लोग शामिल होंगे। साथ ही सैकड़ों साधु संत महात्मा भी इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। अवध क्षेत्र के 13 जिलों से 1,089 विशेष अतिथियों को बुलाया गया है। राम की नगरी में ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए टेंट सिटी को बसाया गया है, जहां मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी इंतजाम किए गए हैं। यहां करीब 40 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। इस मौके पर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग और लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले होटल्स, होमस्टे, निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। जिस रास्ते से पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचेंगे, उन रास्तों के चप्पे चप्पे को मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से चेक किया जा रहा है। सड़क पे पुलिस है, ये गेट है मेन गेट, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दाखिल होंगे। दाहिनी तरफ साकेत महाविद्यालय है, जहां पे हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का उतरेगा और रोड शो करते हुए यहां तक आएंगे। इस गेट से एंट्री होगी प्रधानमंत्री मोदी की। तो यहाँ पर सिक्योरिटी देखी जा रही है, सड़कों पर चेकिंग की जा रही है, घरों में की जा रही है, होटल्स में बिना आधार कार्ड के कोई ना ठहरे, इसके सब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि 25 तारीख को अयोध्या में दर्शन करने ना आए। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ध्वजारोहण अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के पूरे एरिया की जमीन से आसमान तक निगरानी की जा रही है। सेना का हेलीकॉप्टर करीब 20 मिनट तक आसमान पर मंडराता रहा। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस एयर सर्विलांस को सुरक्षा इंतजामों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई चूक न हो। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। अयोध्या में निगरानी के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं येलो जोन में 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उसके मद्देनजर यहाँ पर अयोध्या में इस पूरे रूट को हम लोगों ने अभी अच्छी तरह देखा है और इसको हम जोन्स और सेक्टर्स में बांटकर और इस पर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यह इंश्योर किया जा रहा है
कि किसी भी तरह की कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई सुरक्षा में खलल ना आने पाए। साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि जितने हमारे इनवाइटीज हैं वो बहुत सुगमता से आ जाएं और उनको बहुत अच्छे से दर्शन हम करा पाए हैं एक एक करके, एंड ट्रैफिक अयोध्या की कहीं भी रुकने ना पाए। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच नक्सली कमांडर की एंट्री हो गई है। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी की और पुलिस पर चिली स्प्रे करके हमला किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। रविवार को दिल्ली में पोल्यूशन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के हाथ में एनकाउंटर में मारे गए माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर थे और प्रदर्शनकारी हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार की शाम इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जाम के हालात बने, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को जब हटाया जा रहा था उसी वक्त भीड़ की तरफ से पुलिस पर मिर्ची स्प्रे किया गया। मिर्च स्प्रे से हमले में जख्मी पुलिस के जवानों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो काफ़ी एजिटेटेड हो रहे थे। उनमें से कुछ सिविलियन आए भी रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। तो हमने इसके अंदर देखा कि पॉसिबल एक झड़प का माहौल यहाँ पे हो सकता है, इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की, पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई। हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे। जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे पर चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है और इस विषय में निश्चित ही हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज लगातार 11वें दिन भी दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर के पार है। सबसे ज्यादा बुरा हाल जहांगीरपुरी इलाके का है, जहां AQI 452 तक जा पहुंचा है। गाजीपुर और आनंद विहार में AQI 440 से ज्यादा है। आज दिल्ली के 39 में से 20 मॉनिटरिंग स्टेशन पर एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जबकि शेष बचे 19 केंद्रों में AQI 300 के पार दर्ज हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो आज से 26 नवंबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ पॉल्यूशन की मार है तो आज दिल्ली में कोहरे के अलर्ट ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पॉल्यूशन के कारण लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना छोड़ चुके हैं। दिल्ली में स्थिति प्रदूषण से लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इस समय हम दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद है, जहां पे सुबह सुबह प्रदूषण की एक मोटी लेयर दिखाई दे रही है। इस समय दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 396 है। दिल्ली में 39 मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहां पे 20 ऐसी जगह हैं जहां पे AQI का आंकड़ा 400 पार कर चुका है। अलीपुर में AQI 412 है, आनंद विहार में 441 और अशोक विहार में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, 334। बुराड़ी में इस समय जो AQI है वो 332 है। दिल्ली में 20 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रदूषण से स्थिति बेहद खराब है। तस्वीर आप देखिए इंडिया गेट की, ये इंडिया गेट है जहाँ पे सुबह सुबह कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण लोग अब सुबह सुबह अपने घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से धुंध और प्रदूषण की एक मोटी लेयर ने पूरी दिल्ली को दिन भर ढका रहता है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मजबूरी में निकल रहे हैं। कई लोग दिल्ली छोड़ के दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये हवा बेहद खतरनाक है। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। प्राइवेट कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तलाश रही हैं। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ NCR में भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी स्थिति प्रदूषण से बेहद खराब हो रही है। एक तरफ दिल्ली में हवा जहरीली है तो दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहां दिल्ली वालों को उनके खून के अंदर भी जहर घोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मकसद को बड़ी
ठेस लगी है, बड़ा झटका लगा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए छतरपुर इलाके में छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। इस ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला एस्थर किनीमी और उसके साथी शेन वारिस को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वारिस से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी ने छतरपुर एनक्लेव फेज 2 में एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की और यहां से 328 किलो से ज्यादा मेथाफिटाइम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए है। यह बरामदगी अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग एस्थर केनिमी के फ्लैट से बरामद हुई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध एक बार फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इन बयानों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। और साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। सिंधी समाज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं। सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे।